लोग रिवाइज करोगे उतना तुमको याद होगा। आ रही बात समझ में? तो प्रयोग संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक कौन सा होता है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सरल वाक्य। मैंने कहा जहां एक उद्देश्य होगा, जहां उद्देश्य क्या हो? एक हो, और विधेय भी क्या हो? एक हो। जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो उसे क्या बोला जाता है? सरल वाक्य। अब गुरुजी एक उद्देश्य एक विधेय क्या होता है? उद्देश्य कहते हैं कि जिसके बारे में कहा जा रहा हो। आई बात समझ में? जिसके बारे में कहा जा रहा हो वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य। जो कहा जा रहा हो वो क्या हो जाएगा? विधेय। जैसे राम अच्छा लड़का है, मैं राम क्या हो गया? उद्देश्य, क्योंकि किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। राम अच्छा लड़का है तो राम के बारे में कहा जा रहा है, राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। अच्छा लड़का है क्या हो जाएगा? विधेय। यानी जो जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य, जो कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। मैंने कहा था कि वाक्य की जब संरचना होती है तो वाक्य संरचना में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। कर्ता के बाद क्या आता है? कर्म। और अगर कर्म नहीं है तो फिर क्रिया। यानी वाक्य में कर्ता और क्रिया, पहले कर्ता आएगा फिर क्रिया आएगी। आई बात समझ में? अगर कर्म है तो क्रिया से पहले क्या आ जाएगा? कर्म आएगा। ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे साधारण सा एक वाक्य लिख दिया, बोला राधा गीत गाती है। बोल दिया राधा गीत गाती है। ठीक है भाई। अब तुमने बोला कि इस वाक्य में राधा तो कर्ता हो गई है ना, और गाना क्रिया हो गई। राधा क्या हो गई? कर्ता। गाना क्या हो गई? क्रिया। यहां पर एक कर्ता और एक क्रिया है, यानी जहां पर एक कर्ता एक क्रिया होती है, एक कर्ता और एक क्रिया होती है। राधा एक उद्देश्य हो गया, गाना एक क्रिया हो गई, है ना। गीत गाना विधेय का विस्तार हो गया। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया इसको, और मैंने बोल दिया यहां पर, बोल दिया राम श्याम मोहन। राम श्याम मोहन पढ़ रहे हैं। राम श्याम मोहन पढ़ रहे हैं। अब इस वाक्य के अंतर्गत एक कर्ता, दो कर्ता, तीन कर्ता। आई बात समझ में? कर्ता 3 हो या 3000 हो, हमेशा एक ही उद्देश्य में गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि तीनों के द्वारा क्रिया एक ही की जा रही है। क्रिया कौन सी हो रही है? एक ही हो रही है। आई बात समझ में? पढ़ना क्रिया हो गया। राम श्याम मोहन क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यानी राम भी पढ़ रहा है, श्याम भी पढ़ रहा है और मोहन भी पढ़ रहा है। वाक्य के आशय को समझो। आई बात समझ में? जब मैंने कहा कि राधा गीत गाती है, एक कर्ता है एक क्रिया है, साधारण वाक्य हो गया। अब यहाँ पे कर्ता 3 हो गए, राम श्याम मोहन पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य। राम श्याम मोहन को हम एक उद्देश्य मानेंगे, पढ़ना हम एक क्रिया हो गई, इसको एक क्या मानेंगे? विधेय मानेंगे। यहाँ पे एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। देखो फंसाएगा कहां तुमको। अगर इसके अलावा देखो गुरुजी, हाँ हम ये समझ गए कि अगर कर्ता एक ही है और क्रिया भी एक ही है तो वाक्य साधारण होगा। अगर कर्ता 3 है, 3000 है और क्रिया एक ही है तो भी वाक्य साधारण होगा। अच्छा अगर क्या हो, बोल दिया जाए राम श्याम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन पढ़ व लिख रहे हैं, पढ़ व लिख रहे हैं। अब बताओ कि ये वाक्य सरल वाक्य है या नहीं है? सरल वाक्य है या नहीं है? सरल वाक्य होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अभी थोड़ा सोच करके बता। नहीं होगा बोल रहे हो तुरंत। वाक्य के आशय को समझो। ठीक है, हाँ होगा। अब देखो भैया, मैंने कहा कर्ता एक आ जाए या 1000 आ जाए। राम श्याम मोहन 3 कर्ता हो गए। कितने कर्ता हो गए? 3 कर्ता। पढ़ना एक क्रिया हो गई, लिखना दूसरी क्रिया हो गई। इस वाक्य में 2 तो हो गई क्रिया और 3 तो हो गए कर्ता। 3 क्या हो गए? कर्ता। अब एक बात बताओ, क्या इन तीनों कर्ताओं का संबंध समान कार्य से है या नहीं है? समान कार्य से है
अरे राम भी पढ़ और लिख रहा है, श्याम भी पढ़ और लिख रहा है, और मोहन भी पढ़ और लिख रहा है। जब तीन कर्ता कार्य समान कर रहे हैं तो इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही तो विधेय है। ये साधारण वाक्य है। अरे नहीं समझे बात को? समझे नहीं समझे? समझ गए? अच्छा बोला। देखो भैया वापस से देखो, राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है। कर्ता कितना? एक। क्रिया कितनी? एक। एक कर्ता एक क्रिया, यानी एक उद्देश्य एक विधेय। कैसा वाक्य? साधारण वाक्य। आई बात समझ में? अब बोल दिया राम श्याम मोहन पढ़ रहे हैं। राम एक कर्ता, श्याम एक कर्ता, मोहन एक कर्ता, पढ़ना एक क्रिया, है ना? तो तीन व्यक्ति, कर्ता कितने हो गए? तीन, और क्रिया कितनी हो रही है? एक। तो राम भी पढ़ रहा है, श्याम भी पढ़ रहा है, और मोहन भी पढ़ रहा है। तो तीनों कर्ता समान कार्य को कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों कर्ता एक उद्देश्य में गिने जाएंगे, और पढ़ना विधेय जो है वो भी एक गिना जाएगा। आई बात समझ में? तो मैंने कहा कि जब कर्ता एक हो, क्रिया एक हो, तो वो तो साधारण वाक्य है ही है। जब कर्ता तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, कितना आ जाए, लेकिन कार्य समान हो रहा है, तो भी कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। अब मैंने क्या कहा कि राम श्याम मोहन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अब देखो राम श्याम और मोहन तीनों समान कार्य कर रहे हैं। राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, श्याम पढ़ रहा है, श्याम लिख रहा है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन लिख रहा है। आई बात समझ में? तो तीन कर्ता तीन समान कार्य को कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों कर्ता एक उद्देश्य और ये दोनों क्रियाएं एक विधेय मानी जाएंगी। ये भी एक साधारण क्रिया है, ये भी एक साधारण वाक्य है। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं। लिख देते हैं राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, लेकिन श्याम लिख रहा है, लिख रहा है। राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। आई बात समझ में? अब मैंने क्या बोला? राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। इस वाक्य में कर्ता कौन कौन? राम और श्याम। कर्ता कितने हो गए? दो। क्रिया कितनी हो गई? पढ़ना एक क्रिया और लिखना दूसरी क्रिया। लेकिन राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। राम अलग क्रिया कर रहा है और श्याम अलग क्रिया कर रहा है। ये दोनों क्रियाएं अलग अलग कर रहे हैं। आई बात समझ में? दोनों क्रियाएं अलग अलग कर रहे, समान कार्य थोड़े ना कर रहे हैं। राम तो पढ़ रहा है और श्याम क्या कर रहा है? लिख रहा है। आई बात समझ में? इसलिए यहां पे राम एक उद्देश्य हो गया, पढ़ना एक विधेय हो गया। यहां तक ये एक साधारण वाक्य है कि नहीं है? श्याम एक उद्देश्य हो गया, लिखना लिख रहा है, ये एक विधेय हो गया, एक साधारण वाक्य ये हो गया। आई बात समझ में? और दोनों साधारण वाक्यों को जोड़ दिया है, बीच में लेकिन योजक चिन्ह के द्वारा दोनों साधारण वाक्यों को जोड़ दिया गया है। तो जब दो साधारण वाक्यों को जोड़ दिया जाता है तो उस वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या बोल देते हैं? संयुक्त वाक्य के। आई बात समझ में? उसको क्या बोल देंगे? संयुक्त वाक्य। अरे आया नहीं आया बताओ? आया सबको? अभी मैं उदाहरण लेके पूछूंगा फिर बताना, ठीक है ना? अब देखो भैया, जो सरल वाक्य है और जो संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य में देखो हमने तीन कंडीशन हो सकती है, तीनों बता दी। तीन कंडीशन हो सकती है, तीनों बता दी। तीन कंडीशन क्या हो सकती है? या तो कर्ता एक है और क्रिया भी एक है। जब एक कर्ता एक क्रिया है तो सिंपल सी बात है, साधारण ही है, एक उद्देश्य एक विधेय हो गया। या तो ऐसा हो सकता है कि कर्ता तीन है और क्रिया भी दो है कि नहीं है? या फिर कर्ता हजार हैं, क्रिया कितनी है? दो है। लेकिन चाहे जो हजार कर्ता हैं वो समान क्रिया को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिया को समान रूप से कर रहे हैं, तो वो कैसा कहलाएगा? साधारण वाक्य। वो हजार के हजार कर्ता एक उद्देश्य कहलाएंगे, और क्रियाएं चाहे दो हो या 2000 हो, अगर समान रूप से हो रही है तो वो एक विधेय कहलाएंगी। आई बात समझ में? यहां पर भी मैंने वही उदाहरण को थोड़ा विस्तार से लिख दिया है। क्लियर है? यहां पे तीन कर्ता थे और एक क्रिया थी, यहां पर तीन कर्ता थे और दो क्रिया थी, लेकिन कर्ता समान क्रिया को कर रहे थे, इसलिए वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य।
आई बात समझ में। अब यहां पर कर्ता दो है, क्रियाएं भी कितनी है, दो हैं, लेकिन दोनों कर्ता दो अलग अलग क्रियाओं को कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य कैसा है, संयुक्त वाक्य। आई बात समझ में। और संयुक्त वाक्य की परिभाषा है बेटा, देखो कि राम पढ़ रहा है। संयुक्त वाक्य क्या कहता है कि साधारण, संयुक्त वाक्य क्या कहलाता है, साधारण प्लस योजक क्या कहलाता है, योजक प्लस साधारण, साधारण प्लस योजक प्लस साधारण, उसको हम क्या बोल देते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। साधारण प्लस योजक प्लस साधारण क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। अरे भैया दो ऑप्शन है, दो तरीके से हम किसी चीज को जोड़ सकते हैं या दो तरीके से हम किसी चीज को मिला सकते हैं। 1 मीटर लंबा धागा है, 1 मीटर लंबा धागा है, मैंने 4 टुकड़ों में काट दिया 4 टुकड़ों में, तुमको बोला जोड़ो, तुम उस धागे को बांध दोगे, वापस 1 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, खोल दोगे 4 टुकड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैंने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोल लिया और अब बोला कि अलग करो नमक और पानी, आई बात समझ में। तो अरे भाई जी देख रहे ये रसायन शास्त्र में चला गया। अरे यार तुम सामान्य सी बात को समझो ना, जहां हम साधारण तरीके से, ध्यान से समझो, अरे जो आज बाद में करना सब, देखो ध्यान से। अभी जब हम एक एक धागे को अलग अलग खोल के रख सकते हैं, एक एक धागे को क्या कर सकते हैं, अलग अलग खोल के रख सकते हैं, तो तब हम बोलेंगे कि वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य। लेकिन जब नमक में, जब पानी में नमक घोलने वाली बात है, तो तब वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। तो अभी हमने संयुक्त वाक्य पढ़ा। संयुक्त वाक्य में मैंने क्या बोला कि दो साधारण वाक्य होते हैं। कितने साधारण वाक्य, दो साधारण। और साधारण किसको कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अब यहां पर ध्यान से समझो, मैंने कहा कि भैया जब हम संयुक्त वाक्य की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, संयुक्त वाक्य, तो तब प्रत्येक उपवाक्य, जब हम संयुक्त वाक्य की बात करेंगे तब प्रत्येक उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होगा, तब प्रत्येक उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होगा। आई बात समझ में। यहां लिखा है राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है, ठीक है भैया। राम पढ़ रहा है एक साधारण वाक्य हो गया, श्याम लिख रहा है एक साधारण वाक्य हो गया, दो साधारण वाक्य हो गए। इसके आगे और एक और साधारण वाक्य जोड़ देते हैं, एक और साधारण वाक्य जोड़ देते हैं कि राधा खाना खा रही है, खाना खा रही है, कोमा राम पढ़ रहा है। इसके आगे लिख देते हैं मोहन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, कोमा। अब देखो मोहन दौड़ रहा है, राधा खाना खा रही है, राम पढ़ रहा है, श्याम लिख रहा है। प्रत्येक कर्ता जो है वो अलग क्रिया को कर रहा है, प्रत्येक कर्ता अलग क्रिया को कर रहा है। और दूसरी बात कि प्रत्येक उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, नहीं है स्वतंत्र। मोहन दौड़ रहा है, इस वाक्य में से मैं मोहन दौड़ रहा है को हटा दूं तो ये एक सार्थक उपवाक्य है कि नहीं है। इस वाक्य में से राधा खाना खा रही है, इसको हटा दूं तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। इसके बराबर सार्थक खंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और जब बराबर सार्थक खंड ना हो तब वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएगा। एक आश्रित उपवाक्य पर अन्य सभी वाक्य आश्रित होंगे, एक प्रधान उपवाक्य पर अन्य सभी उपवाक्य आश्रित होंगे, तो वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहां हटा दूं कि मोहन दौड़ रहा है, तो क्या इस वाक्य में कोई अशुद्धि आई, नहीं आई। राधा खाना खा रही है, राम पढ़ रहा है, लेकिन श्याम लिख रहा है, तभी भी वाक्य शुद्ध है। हटा दूं राधा खाना खा रही है, राम पढ़ रहा है, लेकिन श्याम लिख रहा है, हटा दूं राम पढ़ रहा है, श्याम लिख रहा है। आई बात समझ में। यहां पर हर एक उपवाक्य जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। तो ऐसे उपवाक्यों को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। और एक तरीका दूसरा बोल दिया, गांधी जी कहते थे कि सदा सत्य बोलो,
सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। आई बात समझ में? अब इस पूरे उपवाक्य में गांधी जी कहते थे, इस यहां तक उठा लेते हैं हम लोग, यहां तक ले लेते हैं। गांधी जी कहते थे, गांधी जो है वो एक कर्ता हो गए। क्या हो गए? कर्ता। कहना उनकी क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। तो कर्ता और क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया। यहां तक वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। आई बात समझ में? एक उद्देश्य है और एक विधेय है। गांधी जी कहते थे, गांधी क्या हो गया? कर्ता। कहना क्या हो गया? क्रिया। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन एक बात बताओ कि जब हम जो है इस उपवाक्य को अलग कर देंगे, गांधी जी कहते थे कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ये दोनों के दोनों आश्रित हैं किस पर? गांधी जी कहते थे। आई बात समझ में? ये दोनों के दोनों किस पर आश्रित हैं? गांधी जी कहते थे। अतः गांधी जी कहते थे, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। कैसा उपवाक्य हो गया? प्रधान उपवाक्य। और सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ये कैसे उपवाक्य हो गए? आश्रित उपवाक्य हो गए। जब एक उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य से जुड़े बहुत सारे आश्रित उपवाक्य हों, तो ऐसे वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या बोल देते हैं? मिश्र वाक्य। आई बात समझ में? ऐसे उपवाक्य को क्या बोल देते हैं? मिश्र वाक्य के। तो अभी सरल, संयुक्त और मिश्र, तीन चीजें पढ़ी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ जाओगे ना यहां तक? पक्की बात है? तो उदाहरण तब देंगे, पहले इसको लिखवा देंगे। लिखोगे एक तरफ से जो है